नमस्कार, आदाब, सत्कार। मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को, और इसके अलावा प्रेरक कहानियों को। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ है विशेष। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आगामी 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और इसमें विभिन्न सेक्टर में निवेश करेंगे। अब वो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, या फिर और भी इस तरीके के जो भी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो व्यापारी हैं, जो निवेशक हैं, वो इसमें निवेश करेंगे। इस निवेश से कहीं ना कहीं राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसरित होगा और राजस्थान के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अपनी ऐतिहासिक धरोहर, समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान आज एक नई दिशा में कदम बढ़ा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है। यह समिट न केवल निवेशकों को आकर्षित करने का मंच है, बल्कि ये राजस्थान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। राइजिंग राजस्थान समिट का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश के नए अवसर पैदा करना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान के पर्यटन को एक नई पहचान दिलाने का अवसर है। यह समिट राज्य को न केवल निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर राजस्थान को स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। राजस्थान इस समिट के जरिए नई ऊंचाइयों को छुएगा, एक समृद्ध और नया अध्याय लिखेगा और एक विकसित राजस्थान की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है, हम कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए विकसित राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान और हमारे युवाओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा और हमारा इस में राजस्थान आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छुएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का लक्ष्य राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना और राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इस समिट से सोलर और विंड एनर्जी में निवेश, अक्षय ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, खनिज उत्पादन और निर्यात में वृद्धि, जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों को आईटी हब बनाने के प्रयास, नई स्टार्टअप योजनाओं और टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर फोकस, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विस्तार, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए निवेश, स्मार्ट सिटीज और औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, आवास और शहरी विकास, परियोजनाएं, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में निवेश, शिक्षा संस्थानों और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का विस्तार, पारंपरिक वस्त्र और हस्तशिल्प के लिए वैश्विक बाजार का विकास, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जैसे अहम सेक्टर्स में विशेष रूप से विकास होने की संभावना है। इतना ही नहीं, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से देश और दुनिया में रह रहे राजस्थान मूल के लोगों को भी एक मंच उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज के कारण प्रदेश में निवेश का नया वातावरण बन रहा है, जिसमें आपकी भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान फाउंडेशन और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का उद्देश्य आप सभी को अपनी संस्कृति और राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से जोड़ना है। आगामी 9, 10 और 11 दिसंबर को आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले ही विभिन्न सेक्टर्स में अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है और ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा।
जल, जंगल, ज़मीन, ये तीनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत ही आवश्यक तत्व हैं। इन तीनों ही चीज़ों को बचाने के लिए जयपुर से सटे दूदू ज़िले में लापोड़िया गांव में लक्ष्मण सिंह ने धरती जतन यात्रा निकाली, जिसमें उन्होंने पक्षियों को बचाने के लिए, पशुओं को बचाने के लिए और पानी को बचाने के लिए और इसके अलावा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए यह रैली निकाली। इतना ही नहीं, जो गांव की महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, उन्होंने पेड़ों को या जो हरे भरे पेड़ हैं उनको रक्षा सूत्र तक बांधा और काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की। आइए देखते हैं हमारी ये इस विशेष स्टोरी में क्या कुछ है खास। जयपुर ग्रामीण सहित दूदू जिले में ग्राम विकास मंडल लापोड़िया के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धरती जतन यात्रा निकाली गई। धरती जतन यात्रा के संस्थापक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि धरती जतन यात्रा के तहत गांवों में प्राकृतिक संसाधनों जैसे चारागाह, तालाब, बावड़ी, पेड़ पौधों और नाड़ी का विधिवत सामूहिक पूजन किया गया है। इस अवसर पर संकल्प रैली, गाय पूजा और पेड़ों के तिलक लगाकर मोली से रक्षा सूत्र बांधे गए। गांवों में धरती जतन यात्रा में शामिल टोलियां गांव-गांव में पहुंचकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही हैं। जो रैली निकाली है वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए निकाली है, पूजा की है और पेड़ों को राखी बांधी है। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, गंदगी फैलाना नहीं चाहिए और हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। आज धरती जतन यात्रा के तहत हमने बहुत काम किए और हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों को काटने से हमें पेड़ पक्षियों की और जानवरों की हानि पहुंचती है, उनके रहने के स्थान नहीं रहते। हमें कम से कम पेड़ पौधे काटने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये धरती जतन यात्रा हमें 5-6 दिन से निकल रही है, तो इसमें सभी से यही निवेदन करती हूँ कि अपने गांव और अपने जंगल आसपास में सभी का साफ सफाई और वृक्षों का ध्यान रखें, वृक्षों को काटने नहीं दे। साफ सफाई का ध्यान रखो और अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखो। रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, तालाब की पूजा कर रहे हैं, तो सभी ग्रामीण महिलाओं को भी साथ में ले रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, सभी को साथ में लेके ये काम कर रहे हैं। गाँव में लगभग 200 गाँव में, 300 गाँव में, कई सारे स्टेट में ये यात्रा चलती है और ये धरती जतन यात्रा ये जागरूकता फैलाती है। गांव-गांव में कमेटियों के पास में जाती है, गांव के लोगों के साथ में जाती है, वहाँ के गांव के तालाब का पूजन करती है, गांव में कई सारे पोस्टर लगाती है, कई सारी बैठक चर्चाएं करती है, विचार विमर्श करती है, जिसमें गांव का विकास प्लान तैयार होता है और वो विकास प्लान तैयार होने के बाद में फिर वो गांव की यात्राएं उसको देखती है और गांव में जाके तालाबों का पूजन करती है, चारागाहों का पूजन करती है, पेड़ों के रक्षा सूत्र बांधती है। एक संकल्प लिया जाता है कि हम लोग नए पेड़ लगाएंगे, गांव में गंदगी नहीं करेंगे, किसी तरह का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो ये साल भर का कार्यक्रम होता है हर गाँव में। लापोड़िया गांव निवासी लक्ष्मण सिंह खंगारोत पद्मश्री अवार्डी पिछले 40 सालों से पानी बचाने और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने अपने जल संरक्षण के कार्यों की बदौलत लगभग 50 से अधिक गांवों की तकदीर और तस्वीर बदल दी है। इससे पहले लक्ष्मण सिंह को पर्यावरण संरक्षण और चारागाह भूमि बचाने को लेकर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे लापोड़िया गांव में पानी खत्म हो गया था, एक तालाब टूटा हुआ था, उसको ठीक किया, फिर हम तालाब बनाते गए, पेड़ लगाते गए। आज बहुत हरा भरा इलाका है और इस धरती जतन यात्रा को आज 38 सालवीं यात्रा है ये, और सब लोग संकल्प लेते हैं हम पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, पानी को खराब नहीं करें। और फिर वापस यात्रा साल भर में आती है तो ये लोग ऐसे पेड़ लगा के तैयार रखते हैं। गांव-गांव में कमेटी बनी हुई है, गांव-गांव में काम होता है। अभी कई टोलियों में है, आज मालपुरा ब्लॉक में 2-3 टोलियां चल रही है, दूदू ब्लॉक में चल रही है और ये गांव-गांव में तालाब पूजन है, पेड़ों का पूजन है, राखी बांधना है, संकल्प लेना है कि हम कभी कोई तालाब नहीं तोड़ेंगे, पानी खराब नहीं करेंगे, पेड़ों को नुकसान नहीं करेंगे,
गांव को जोड़ करके गांव का निर्णय मानेंगे, गांव को आदर्श बनाएंगे, गांव में सफाई रखेंगे, ऐसे संकल्प लेकर के ये यात्रा आगे बढ़ती रहती है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों, जल संरचनाओं, स्वच्छता, ग्रामीण आजीविका, हरियाली सहित पर्यावरण सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता पैदा करना है। वहीं धरती जतन यात्रा की टोलियां जयपुर ग्रामीण के सांभर लेक, दूदू फागी, मालपुरा के विभिन्न गांवों से होकर निकली, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए जागरूक किया जा सके। डीडी न्यूज संवाददाता राहुल शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन लाइनों को सच कर दिखाया है अलवर जिले के सुनारी गांव के रहने वाले मनीष मीणा ने। मनीष मीणा के दादा दादी ने एक सपना देखा कि वो आसमान की ऊंचाइयों और उसकी बुलंदियों को छूना चाहते हैं और उसकी सैर करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके दादा दादी का स्वर्गवास हो गया। मनीष ने अपने दादा दादी के सपने को सच करने के लिए एक एयर कंपनी बनाई और गांव के जो बुजुर्ग लोग थे और दृष्टिहीन थे और इसके अलावा जो दिव्यांगजन थे, उनको हेलीकॉप्टर्स की सैर कराई और उड़ान भराई। तो आइए देखते हैं कि मनीष मीणा की इन जो प्रेरक कहानी थी उसमें क्या कुछ है खास। एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति ने ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर शायद लोग हंसते, लेकिन उनके बुलंद इरादों ने इसे हकीकत बना दिया। उन्होंने गांव के गरीब और दृष्टिहीन बच्चों को हेलीकॉप्टर की सैर कराने का फैसला किया। ये न केवल एक अनुभव था, बल्कि गांव के वृद्धजनों और दृष्टिहीन बच्चों के लिए अपने सपनों को ऊंचाई देने की प्रेरणा भी है। फाबुली है, खूब लग रहे हैं, खूब अच्छा लग रही है, खूब आराम पाए, अच्छा लगे ना, अच्छा लगे। और कहा इस सपोर्ट खूब हो, सब कहीं हो, हमारे इस सपोर्ट होना ही चाहिए। खूब अच्छा लग रही है, कब जिंदगानी में भी ना बैठे, जो यानी पोता हमारा ये जाने बैठा है तो सही। ये कहानी है राजस्थान के अलवर जिले के सुनारी गांव के रहने वाले मनीष मीणा की। उन्होंने खुद कठिनाइयों से भरा जीवन जिया। शिक्षा और संसाधनों की कमी के बावजूद उनकी सोच हमेशा दूसरों की भलाई पर केंद्रित रही। मनीष के स्वर्गीय दादा दादी का सपना था कि वे आसमान की ऊंचाइयों की सैर करें, लेकिन उनके निधन पर मनीष ने गांव के वृद्धजनों, दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों को हेलीकॉप्टर से उड़ान भराने का संकल्प लिया। राइट नाउ हम लोग हेलीकॉप्टर से चार्टर में डील करते हैं, लेकिन ये कोई भी चीज़ होता है जो हम लोग शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। ये पहली बार मुझे मौका मिला अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर करने में। और ये मेरा पैतृक गांव है, पुस्तनी गांव है, यहाँ पहली बार ये हेलीकॉप्टर उतरा है। हमारे मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मैं उनकी जो इच्छा थी उनको कभी पूरी नहीं कर पाया कि उनको एविएशन या हवाई यात्रा कभी कराऊँ। तो ये मेरे जो मौका मिला है कि मेरे पूरे गांव में से हम लोगों ने कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जो मेरी दादी लगती थी, उनको हम लोगों ने चयनित किया, उनको बैठा के यहाँ नियर अबाउट हम लोग 50 किलोमीटर की यात्रा उनको करवाई है। जब मनीष ने देखा कि उनके गांव के बच्चे, खासकर दृष्टिहीन बच्चे, कभी भी सामान्य अनुभवों से परे चीजों को महसूस नहीं कर पाते, तो उन्होंने तय किया कि वे कुछ ऐसा करेंगे जिससे इन बच्चों की जिंदगी में एक नया अनुभव जुड़े। उन्होंने गांव की दहलीज पर हेलीकॉप्टर को उतारकर बच्चों का सपना साकार किया। मेरा सपना था कि हेलीकॉप्टर में बैठ के आसमान में उड़े, तो वो सपना आज सबने हमारा पूरा किया। हर किसी का सपना होता है ऊंची उड़ान भरना, मेरा भी था। मैं भी हेलीकॉप्टर में कभी ना कभी बैठना चाहता था। आज वो मेरा सपना साकार हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। जो बच्चे आए हैं बड़े उत्सुक हैं और अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है आप देखें, स्पर्श करें और क्वेश्चन पूछें, जो कि प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं। इससे लगता है कि इनमें साइंटिफिक टेम्पर का विकास हो रहा है। इस विचार को अमल में लाना आसान नहीं था,
मनीष ने एयर कंपनी बनाई और विभिन्न प्रकार के इवेंट, समारोह और अन्य जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर देने का कार्य शुरू किया। आज मनीष के इस कार्य से उनके पिता और गांव वाले खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और मेरे बच्चा ने ये हेलीकॉप्टर लेके आया है। जो मेरा सपना था कि कभी हेलीकॉप्टर में हम बैठे, तो कई बार हमको बैठा दिया, आज पूरे परिवार को बैठा दिया, हमारे बड़े बूढ़ों को बैठा दिया, तो आज इसने और हमारा सपना पूरा हो गया। क्योंकि हमारे गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा है, कभी सोनारी में पहले हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था। हाँ, बहुत अच्छा लगे। मान ले सब कहीं पैदा हो सब बच्चों, तो हमको बहुत खुशहाली है, बहुत हद से ज़्यादा खुशहाली है। हमारे भाई साहब ने इस चीज़ का मौका दिया है। हम पहली बार हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये केवल हेलीकॉप्टर की सैर नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की सवारी थी। बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये दिन खास था। मनीष ने दिखा दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर इरादे मजबूत हों तो बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, जयपुर। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कलर्स इन द मोशन, द आर्ट ऑफ वाटर कलर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के नामचीन कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको जो पेंटिंग होती है उनकी बारीकियों के गुर को सिखाए गए और कैसे एक आकृति को उकेरने के लिए क्या कुछ ज़रूरतें होती हैं, क्या कुछ बारीकियां होती हैं, ये बताने की कोशिश की गई। तो आइए देखते हैं कि द कलर्स ऑफ मोशन में क्या कुछ विशेष रहा। आइए देखते हैं हमारी इस स्टोरी में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की गैलरी में कलर्स इन मोशन, द आर्ट ऑफ वाटर कलर प्रदर्शनी में वाटर कलर पेंटिंग के कलाकारों की पेंटिंग को डिस्प्ले किया गया है। आरआईसी की क्यूरेटर निखत अंसारी के निर्देशन में 21 कलाकारों की करीब 100 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 90 वर्षीय कलाकार राम जायसवाल की कलाकृतियों को भी डिस्प्ले किया गया है। एग्जीबिशन में रोजाना विद्यार्थियों के लिए वाटर कलर आर्टिस्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान विद्यार्थी कला के बारे में गहराई से गुर सीख रहे हैं। आरआईसी की क्यूरेटर निखत अंसारी ने बताया कि आरआईसी की ओर से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वाटर कलर पेंटिंग के कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है। वहीं आरआईसी की डिप्टी सेक्रेटरी अनुपमा गोयल ने बताया कि आर्ट को प्रमोट करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आने वाले समय में आरआईसी की ओर से अनेक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इस एग्जीबिशंस में राजस्थान के अलग अलग शहर से कुल 21 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, अपना वर्क डिस्प्ले किया है, एग्जिबिट्स किया है और लगभग 100 पेंटिंग हैं जो इस एग्जीबिशन हॉल में आपको देख रही हैं। और इनमें राजस्थान के हर रंग आपको देखने को मिलेंगे। वाटर कलर पेंटिंग्स के लैंडस्केप, मॉन्यूमेंट्स, पोर्ट्रेट, कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्क, कुछ कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्क, तो ऑलमोस्ट राजस्थान के सारे कलर्स इस एग्जीबिशंस में कलर्स इन मोशन, द आर्ट ऑफ वाटर कलर में देखने को मिलेंगी। सामने बच्चों को दिखा रहे हैं कैसे पेंटिंग करनी है। 100 से ज़्यादा कलेक्शन आए हैं जो कि ऑन सेल है, कोई भी इसको परचेज भी कर सकता है। और इसी तरह के आगे आने वाले समय में विजुअल आर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इसी तरह की एग्जीबिशंस देखी जा सकती हैं। प्रदर्शनी को देखने के लिए विभिन्न कॉलेजों के फाइन आर्ट के विद्यार्थी व विजिटर्स पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी में आने वाले विजिटर्स का कहना है कि वह यहां आकर सीनियर आर्टिस्ट से वाटर कलर पेंटिंग सीख रहे हैं। यहाँ पर जो मैंने वर्क डिस्प्ले किया है उसमें कुछ रूरल राजस्थान के जो कलर्स है, मतलब जो कलरफुल राजस्थान है, उसको मैंने पोर्ट्रे किया है कुछ पेंटिंग्स में। और कुछ जो मेरी पेंटिंग्स हैं उसमें ब्रास के स्कल्पचर्स के कलर मैंने पेपर में उतारने की कोशिश की है। पहली बार इस एग्जीबिशन में देखा गया है कि राजस्थान के जितने भी टॉप वाटर कलर आर्टिस्ट हैं उनको एक मंच प्रदान किया गया है आरआईसी की तरफ से। तो इसमें मेरी भी 2 पेंटिंग्स डिस्प्ले हुई हैं, जिसमें कि मैंने आना सागर लेक और 2.5 दिन की झोंपड़ी की पेंटिंग को स्पॉट पे जाके वाटर कलर टेक्निक में पेंटिंग बनाई है। अपना दिवस है तो उस पर जयपुर का जो आमेर फोर्ट है और यहाँ की जो दूसरी धरोहर है उनको दिखाने के लिए आज मैं ये बना रहा हूँ।
अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं जिनसे हम मिलते हैं, उनका काम देखते हैं, उनके अलग अलग टेक्निक्स जो वो यूज़ करते हैं वो हम सीखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है स्टूडेंट लाइफ के लिए। और मैं खुद पर्सनली एक फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये हमारे सीनियर ही हैं कॉलेज के, तो उनका डेमोन्स्ट्रेशन हम देखने आए हैं, इनसे सीख रहे हैं। इनके जूनियर है तो पहले भी सीखते आए हैं और अब भी सीख ही रहे हैं। दुनिया में सूचना और प्रौद्योगिकी का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है। नई नई तकनीकें आ रही हैं और नए नए नवाचार भी हो रहे हैं। इसी तरीके से है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जिसमें रोज़गार के भी बहुत सारे अवसर हैं। और ये इंजीनियरिंग के माध्यम से जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर सैटेलाइट और इसके अलावा जो ड्रोन सिस्टम होते हैं, ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें सीख सकते हैं। और रोज़गार के काफ़ी कुछ अवसर हैं, इसमें आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या कुछ है ख़ास। आइए इस विशेष स्टोरी का रुख करते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विमान, अंतरिक्ष यान और मिसाइलों के डिजाइन, विकास और परीक्षण में काम किया जाता है। ये एक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसमें करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं। आधुनिकता के इस युग में सूचना और प्रौद्योगिकी का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है। कोई भी अंतरिक्ष में उड़ने वाले जो भी स्पेसशिप्स हैं, उनको बनाने की या उनको ऑपरेट करने की इंजीनियरिंग को हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं। या फिर जो हमारे एटमॉस्फेयर के एज पे उड़ने वाले जो जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे कि हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के एजेस पे उड़ते हैं, तो वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मदद से ही डिज़ाइन और डेवलप किए जाते हैं। इंडिया एक उभरता हुआ कंट्री है और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होती है या जहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है, वह कंट्री विकसित विकसित कंट्री बनती है। तो इस ऐसे में अभी इंडिया बहुत कोशिशें कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में चालू कर सकें, जिसमें अभी गुजरात में भी एक प्लांट लगा है, नागपुर में भी बनने की कोशिश हो रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ इंडिया में आ रही हैं जिसकी वजह से रोज़गार बढ़ेगा। तो अभी इंडिया कोशिश कर रहा है कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो इकोसिस्टम है वो बनाया जा सके, ताकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर के कई अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। विमानों के डिजाइन और विकास में काम करना, अंतरिक्ष यानों के डिजाइन, विकास और परीक्षण में काम करना, मिसाइलों के डिजाइन और विकास में काम करना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास में काम करना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में परामर्श और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी करियर के काफी अवसर उपलब्ध हैं। देखिए, एरोस्पेस डोमेन में सिर्फ इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है, साइंस भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि आप अगर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पहले जो साइंस है उसको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर एरोफॉइल बनाई जाती है, तो एरोफॉइल का डिज़ाइन करने के लिए आपको पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में जो ऑलरेडी इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले जितने भी यान होते हैं उनको डेवलप करने के लिए उनमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, चाहे वो एक्सरे, जैसे हमारा एक एस्ट्रोसैट है, इसरो ने भेजा हुआ सैटेलाइट है जो कि अलग अलग वेवलेंथ में अंतरिक्ष को स्टडी करता है। ये ऐसा नहीं है कि एरोस्पेस डोमेन सिर्फ इंजीनियर्स तक सीमित है, वो वैज्ञानिकों से भी जुड़ा हुआ है। वो हर फील्ड के साइंटिस्ट और इंजीनियर से जुड़ा होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में जब भी कोई यान भेजा जाता है तो उसका सिर्फ उसके बहुत सारे साइंस गोल्स होते हैं कि वो अंतरिक्ष में जीवन का भी पता लगाएगा, वो अंतरिक्ष में जो चीज़ें बन रही हैं वो किस तरीके से बन रही हैं और किस तरीके से जो फिज़िक्स के नियम हैं वो काम कर रहे हैं, वो सब को स्टडी करने का उनका मकसद होता है। तो उसके लिए वो सब
हर तरह के स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए अगर योग्यताओं की बात की जाए तो बीटेक या बीई एरोस्पेस इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा उत्कृष्ट गणित और विज्ञान का कौशल, उत्कृष्ट समस्या समाधान और संचार कौशल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अनुभव व प्रशिक्षण जैसे गुण होने चाहिए। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर बनाने से आप न केवल एक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में काम करेंगे, बल्कि आप देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से गांव के लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए धरती जतन यात्रा निकाली और इसके अलावा एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति ने अपने दादा दादी का आसमान में उड़ने का सपना सच करने के लिए हेलीकॉप्टर से गांव के बुजुर्गों और दिव्यांग और दृष्टिहीन बच्चों को आसमान की सैर कराई। और आगामी 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही प्रेरक कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।